ओके फाइन। तो हम लोग क्लाइमेटोलॉजी वन पर थे। आज क्लाइमेटोलॉजी वन को खत्म करेंगे और टू की तरफ जाएंगे। बेसिक चीजें सारी समझ में आ गई होंगी। एडियाबेटिक कूलिंग सबको समझ में आ गई होगी। उसका क्या फिर हिंदी क्या निकला? आप लोग देखे उसका हिंदी वगैरह? यस सर, उसमें ना तो उष्मा का मतलब उष्मा ना तो बाहर आएगी ना तो ही अंदर जाएगी। हाँ राइट, बिल्कुल सही। पर देखो बहुत आसान शब्दों में मैंने वापस उस पर सोचा कि आपको जो लोग फिजिक्स के कॉन्सेप्ट वगैरह ठीक से नहीं पढ़े हुए हैं, बहुत से लोग हैं और जो पढ़े हुए हैं उनको भी याद नहीं है। सिंपल सा फंडा ये है, देखिए कि यदि किसी वायु राशि का, एयर मास का टेम्परेचर बिना बाहर से टेम्परेचर लिए हुए बढ़ जाए, बस यही इसका फंडा है कि टेम्परेचर जो उसका टेम्परेचर है वो बाहर से ताप ग्रहण करने की वजह से नहीं बढ़ रहा है, नहीं, किसी और वजह से बढ़ रहा है, दाब की वजह से बढ़ रहा है। अगर ये हो जाए कि दबाव की वजह से बढ़ रहा है, और दबाव की वजह से टेम्परेचर कब बढ़ेगा? जब दबाव डाला जाए, तापमान बढ़े, लेकिन वो तापमान कहीं और जो है वो विकिरित न होने पाए, बाहर न निकलने पाए, तो फिर घूम घुमा के हवा में ही रह जाएगा वो तापमान, और इसलिए तापमान हवा का बढ़ जाएगा। सिंपल सी बात यह है। बाहर से हीट गेन कर ले कोई, टेम्परेचर हीट ले ले और फिर टेम्परेचर बढ़ जाए, ये नॉर्मल चीज है। लेकिन टेम्परेचर का आदान प्रदान, हीट का आदान प्रदान नहीं हो रहा है। लेकिन आंतरिक, एक आंतरिक बल से, आंतरिक कारक से उसका टेम्परेचर बढ़ जाए, उसी को एडियाबेटिक हीटिंग, और लॉस हो जाए तो एडियाबेटिक कूलिंग कहते हैं। बस इतनी सी बात है, समझ बहुत जगह पे काम आएगा वो, इसलिए आपको बता दिया। टेम्परेचर इन्वर्जन आप जान गए थे, दोनों तरह से जान गए थे। आपको धुंध वगैरह के बारे में पढ़ने को बोला गया था, फॉग पढ़ लीजिएगा, स्मॉग क्या होता है, दोनों में क्या अंतर है, वो सब। तो अब देखिए कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ महत्वपूर्ण, वो है हम लोगों ने ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन, पर्वतीय वर्षा, हम लोगों ने ये सब तो देख लिया था, ठीक है। ये जल्दी से मैं आपको बता दूं, बहुत महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि मैं जानता हूं कि इस पे प्रश्न आते रहते हैं। आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इससे रिलेटेड कोई ना कोई कंसेप्ट पे क्वेश्चन आता रहता है। साइक्लोन्स और एंटी साइक्लोन्स को बहुत अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। उससे पहले दो छोटे छोटे, दो तीन कॉन्सेप्ट और समझ लीजिए, अपने आप साइक्लोन पे हम पहुंच जाएंगे, फिर आप समझ जाएंगे, ठीक है। सबसे पहली चीज, कोरियोलिस इफेक्ट। कोरियोलिस इफेक्ट या फेरेल्स लॉ जो है, कोरियोलिस इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। ये एक आभासी जैसा एक प्रभाव है, बल है, ठीक है। उसमें देखिए क्या होता है, धरती जो है, आप जैसा कि स्क्रीन पर देख सकते हैं, पृथ्वी जो है वो एक दिशा में घूम रही है, ठीक है, रोटेट कर रही है। अब दिक्कत क्या है, यदि कोई चीज यहाँ, ये जो इक्वेटर है, इसके घूमने की स्पीड और इस एरिया के घूमने की स्पीड अलग अलग है, क्योंकि केंद्र से उनकी दूरी अलग अलग है। आप याद कीजिए बचपन में जो हम लोग को घुमाते थे, लंगड़ या जो भी बोलते थे उसको, कि जो है पतंग फंसी हो तो मार के उसको उतार लिया जाए, ठीक है। तो वो नचाते थे, तो उसकी लंबाई अपने उंगली से दूरी जैसे जैसे ज्यादा होती जाएगी, उसकी उस घूमने वाले की स्पीड जो है वो बदल जाती है, डिस्टेंस उसको ज्यादा तय करना पड़ता है जब वो दूर होती है, ठीक है। और जो पास में है, उंगली के पास में धागे का जो हिस्सा है उसको डिस्टेंस कम पूरा करना पड़ता है और समय उतना ही है, तो इसलिए दोनों में स्पीड का डिफरेंस आ जाता है। तो यहाँ जो है ये ज्यादा दूरी तय कर रहा है घूमने में, उतने ही समय में ये उसका एंगुलर जो डिस्टेंस है, जो दूरी कर रहा है, वो कम है, ठीक है। तो अगर इसको सिंपल तरीके से समझा जाए, अभी सिर्फ उत्तरी गोलार्ध के बारे में उदाहरण लेकर समझते हैं ताकि आप आसानी से समझ सकिए। एक गिवन टाइम में यहां का एक बिंदु ए, बी, और यहां अगर ए और बी लिखें, ठीक है, इन दोनों ए से बी तक की दूरी तय करने में अलग अलग अक्षांशों पर समय अलग अलग लगेगा, क्योंकि तब तक जो तेज चल रहा है, जो भाग मान लो तेज चल रहा है, ए और बी यहां पर हम वो कर दें, ए और बी, जो भाग, जो हिस्सा तेज चल रहा है वो जल्दी से इस दूरी को पूरा कर लेगा, जो धीमे चल रहा है उसको समय लगेगा। कुल उल्टा कहिए तो एक दिए हुए समय में ये कहां तक पहुंचेगा और ये कहां तक पहुंचेगा, इनमें अंतर होगा। तो उसको अगर ऐसे समझा जाए कि कोई चीज यहां से प्रक्षेपित की जाए, मान लीजिए, देखें और आगे, हाँ, मान लीजिए कोई चीज प्रक्षेपित की जाए, यहां से प्रक्षेपित किया हमने कि हम चाहते हैं कि यहां पहुंचे,
ठीक है। और एक मिनट, बीच में डिस्टर्बेंस हो रहा है, हाँ ठीक है। इसको हम चाहते हैं यहाँ भेजना, लेकिन उसका इस घूमने का, यहाँ के और यहाँ की घूमने में जो अंतर है, स्पीड में जो डिफरेंस है, वेलोसिटी में जो डिफरेंस है, उसकी वजह से क्या होगा दोस्त, कि ये अपने गंतव्य गंतव्य के बजाय उससे डिफ्लेक्ट होता हुआ, उससे जो है वो अपना रास्ता पथभ्रष्ट होता हुआ दिखाई पड़ेगा। ठीक है, ऐसा आभास आएगा। तो सर फिर प्रश्न आता है कि ये तो ठीक है, इसको और उदाहरण से भी मैं समझा दूंगा, चिंता ना करिए। ये देखिए यहाँ पर भी एक उदाहरण दिया हुआ है, इसीलिए मैंने लिया था कि यहां से चला कोई, तो वो अपने यहां सीधे ना आकर, वो उसको तो इस रेखा पे आना चाहिए ना भाई, जहां से चला था, लेकिन वो फिर यहाँ क्यों पहुंचा था, क्योंकि वो जो हिस्सा है वो आगे निकल गया सट से, वो आगे निकल गया जहां पर पहुंचने की बात थी, और आप पहुंचे यहाँ क्योंकि जल्दी घूम गया। तो घूम घुमा कर बात ये है, ठीक है। फिर आप यहां से यहाँ के निकलने के लिए जा रहे थे, लेकिन आप पहुंचेंगे यहाँ, क्योंकि आप ये जो बल है जो घुमा रहा है जोर से, उसका एक जो धक्का वाला बल है वो भी आपके साथ काम करेगा, और आपको जो है आपके मार्ग से जो है वो पथभ्रष्ट कर देगा, आपसे परिवर्तित कर देगा मार्ग को। ठीक है, तो ये, और इसी प्रकार इस वाले डायरेक्शन के लिए भी, वो अभी हम देखेंगे, अभी इसको कंफ्यूज नहीं करूंगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी जब हम लोग जेट स्ट्रीम और जियोस्ट्रॉफिक विंड्स पढ़ेंगे 2 में, तब आप उसको देखिएगा। तो कोरियोलिस बल क्या है? कोरियोलिस फोर्स एक ऐसा आभासी टाइप का फोर्स है जिससे यदि कोई वस्तु, कोई ऑब्जेक्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में, अपने बिंदु से एक दूसरे बिंदु की तरफ यात्रा करे, तो अंततः परिणाम यह होता है कि वो अपना जो उसका निर्धारित मार्ग था उससे दाहिने की तरफ मुड़ जाता हुआ दिखता है। उसका अंतिम परिणाम यह होता है कि दाहिने की तरफ वो डिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब उत्तरी गोलार्ध में दाहिने की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाता है, यह बात तय हो गई। अब चाहे यहां से यहां आ रहा हो, चाहे यहां से यहां, दोनों का प्रभाव एक ही होगा, सिंपल सी बात है। यहां से यहां आ रहा होगा तो ऐसे हो जाएगा, यहां से यहां आ रहा होगा तो ऐसे हो जाएगा। आप समझ पा रहे होंगे, बहुत सिंपल सा वो है, लॉजिक बहुत सिंपल है, क्योंकि इस वाली पट्टी की स्पीड बहुत ज्यादा है और ये वाला हिस्सा कम तेजी से घूम रहा है। इस दोनों के जो डिफरेंस है रोटेशन का, रोटेशनल स्पीड्स का जो डिफरेंस है दो अलग अलग लोकेशन पर, इससे होगा क्या कि जाना कहीं और चाहते थे और पहुंच जाएंगे कहीं और। इसका तो कई बार ऐसे उदाहरण आप देखेंगे तो कोई कोई ऐसे वो होता है ना झूला, जो गोल गोल घूमता है, झूला गोल गोल जो घूमता है, उस पर मान लीजिए एक तरफ मैं खड़ा हूं, एक तरफ आप खड़े हैं और वो झूल रहा है। ठीक है, मैं आपकी तरफ गेंद फेंकूं, आपकी तरफ अगर मैं गेंद मारूं तो आपको लगेगा नहीं एक्चुअली, क्योंकि तब तक आप घूम चुके होंगे, और मैंने जो गेंद फेंकी है उसका बल भी उसके साथ काम करेगा, एक प्रक्षेपित करेगा उसको। ये उस तरह का उदाहरण आप समझ लीजिए कि जैसे गोल चक्कर पे हम घूमते हैं जब। इसी को जरा सौर इसी सर थोड़ा साइक्लोन से समझने की कोशिश करते हैं। तो क्या है जो सौर कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है कि जो कोरियोलिस इफेक्ट समझना जरूरी क्यों है। इस समय साइक्लोन बहुत ज्यादा आया है भारत में, और साइक्लोन पे हम लोगों ने काफी समझा है। तो जो साइक्लोन है होता कैसे, तो एक सवाल क्या बन सकता है कि साइक्लोन को शेप कौन कौन करता है। ए कोरियोलिस इफेक्ट, बी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सी सेंट्रीपिटल फोर्स, डी ऑल ऑफ इट। आंसर क्या है? कोरियोलिस इफेक्ट। जो कोरियोलिस इफेक्ट होता है वह बेसिकली साइक्लोन को शेप करता है। अब ये समझना, जैसे जो सौर कॉन्सेप्ट समझा है इसी को आप दिमाग पे डालिए और समझने की कोशिश करिए कि जो साइक्लोन है उसको कोरियोलिस इफेक्ट कैसे शेप करता है। अब होता क्या है, साइक्लोन है क्या, एक लार्ज एयर मास है। वो कहाँ करता है, वो रोटेट करता है अराउंड द सेंटर। जो साइक्लोन है क्या, ये लार्ज एयर मास है, वह सेंटर के अराउंड रोटेट करता है, और जैसे वह रोटेट करता है क्या करता है, पुल करता है एयर को सेंटर की तरफ पुल करता है। तो जब यह सर्कुलेट करता, पुल करता है, तो उसी जो सौर ने बोला कि नॉर्दर्न जो हेमिस्फीयर है इसमें जो वार्म एयर करंट है मूव करती है टू राइट, और चूंकि ट्रैवल करते हैं। तो अगर हम इसको समझने की कोशिश करें कि जो साइक्लोन है एक लो एयर प्रेशर सिस्टम है, और एयर मूव करती है फ्रॉम ए लोकेशन, कहां से, हाई प्रेशर टुवर्ड्स ए लोकेशन विद लो प्रेशर। जब ये कोरियोलिस फोर्स काम करता है, यह एयर को डिफ्लेक्ट कर देता है। अब देखिए कॉन्सेप्ट क्या आया
कि जो एयर है वो मूव करती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। अब जो ये कॉर्डियोलिस फोर्स क्या करता है, इसको डिफ्लेक्ट कर देता है। जब डिफ्लेक्ट कर देता है तो रोटेशन शुरू हो जाता है और साइक्लोन बनने लगता है। अब आप सौर का कॉन्सेप्ट लगाइए, जो सौर ने पूरा एक्सप्लेन किया। जो कॉर्डियोलिस फोर्स है वह डिफ्लेक्ट करता है एयर टू द राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और क्रिएट करता है एक काउंटर क्लॉकवाइज मोशन। कहां करता है? अराउंड द लो प्रेशर। ये कॉर्डियोलिस का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है अगर आप देखने की कोशिश करें अपने जिंदगी में। अब जो कॉर्डियोलिस जो फोर्स है ये इम्पैक्ट क्या करता है, फिर आप सौर का कॉन्सेप्ट आप समझिए, जो समझाया है कि जो अर्थ रोटेट करती है। अब आप देखिए सामने अर्थ लगा दिया है, चूंकि अर्थ रोटेट करती है और एयर सर्कुलेट करता है। अर्थ रोटेट करती है, एयर सर्कुलेट करता है और यह फोर्स उसको डिफ्लेक्ट कर देता है। तीन चीज समझिए, अर्थ रोटेट करती है और कहते हैं यह जो फोर्स है उसको डिफ्लेक्ट करता है, इससे स्टेट पैटर्न चला जाता है और कॉर्डियोलिस फोर्स आने लगता है। ये एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है अगर हम समझने की कोशिश करें। आपका जब भी सवाल आएगा साइक्लोन पे, वो कॉर्डियोलिस फोर्स को लेकर ही आएगा। थैंक यू सर। तो एक चीज छोटी सी बात हम कोरियोलिस फोर्स के बारे में समझे। ये वो एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट्स हैं जो अभी तुरंत आपको एप्लीकेशन में आ जाएंगे, ठीक है। अभी देखते जाएंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। तो अभी हमने क्या सीखा, बहुत ही संक्षिप्त रूप में हमने क्या सीखा। थ्योरी में हमने समझा कि कोरियोलिस फोर्स क्या होता है और उसका प्रभाव दोनों गोलार्धों में, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में अलग अलग होता है, दाहिने और बाएं। बहुत सारा यूट्यूब पर आपको मजेदार वीडियो मिलेगा, उसमें आप देखेंगे। आप अपने घर पर भी देखेंगे। सर वॉइस नहीं आ रही है, मैंने चेक कर लिया। आवाज नहीं आ रही है? बाकी लोग भी कंफर्म करें। सर आ रही है, बहुत अच्छी आ रही है, बहुत ही साफ है और क्लियर है। किसको आवाज नहीं आ रही है? एक बार चेक कर लीजिए जिसको नहीं आ रही है। अच्छा आ गई, ठीक है ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि YouTube पे भी तमाम वीडियो देखेंगे जो साइंटिफिकली भी डन है, कुछ घर पर भी लोग मजे के लिए करते हैं कि वॉश बेसिन का जो आउटलेट है उसमें हाथ रख देते हैं या कुछ भर देते हैं, फिर वॉश बेसिन को भर देते हैं, फिर जब छोड़ते हैं तो उसमें पानी किस तरह से जाता है, काउंटर क्लॉकवाइज जाता है कि क्लॉकवाइज जाता है, इस तरह के बहुत सारा आप मजेदार एक्सपेरिमेंट्स भी उस पर देख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखने वाली बात क्या है कि इस पॉइंट को, कोरियोलिस फोर्स को प्रूव करने वाला वही एक्सपेरिमेंट करेक्ट होगा जो आपके हरकत या मोशन की वजह से ना सेट कर दे पानी का घूमना। कंप्लीटली साइंटिफिक और अनइन्फ्लुएंस्ड कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं, वो आप देखेंगे तो वाकई नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पानी दूसरी तरफ से घूम के जाता है ड्रेन में से, और साउदर्न में से दूसरी तरफ से ड्रेन में आता है। जस्ट एन इंटरेस्टिंग फैक्ट। लेकिन ये सभी एक्सपेरिमेंट जो इस पे किए गए हैं वो करेक्ट नहीं है साइंटिफिकली, ठीक है। पता चला वो जिस समय कर रहे थे उसी समय पानी अपने हाथ से हिला दिया कोई गलती से या कुछ, तो वो वही पैटर्न पकड़ लेगा फिर। तो दैट विल नॉट बी अप्रोप्रिएट, दैट विल नॉट बी साइंटिफिकली एक्यूरेट। ओके ये तो अब ध्यान से सुने, इस बात का पहला छोटा सा अनुप्रयोग क्या होगा कि ये होगा हवा पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। हम धीरे धीरे जो है वो और गंभीर और गूढ़ संकल्पनाओं की तरफ जा रहे हैं। ये जो कोरियोलिस फोर्स हमने पढ़ा है उसका अनुप्रयोग क्या, उसका प्रभाव क्या होगा। उसका प्रभाव ये होगा कि धरती की सतह पर चलने वाली जो हवाएं हैं उनका डायरेक्शन जिधर वो निर्दिष्ट है उससे बदलकर अपनी दाहिनी तरफ वो घुमा देने का प्रयास करेगा। वो बल ऐसे इस प्रकार से जो है अपना प्रभाव दिखाएगा। अर्थ का रोटेशन जैसे इस तरफ देखिए, हमने जो नियम पढ़ा देखिए कैसे लागू होता है। हमने नियम पढ़ा कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यानी उत्तरी गोलार्ध में जब भी हवा किधर से भी किधर जा रही हो तो अपने दाहिने की तरफ मुड़ जाने की टेंडेंसी हो जाएगी, उसकी अपने दाहिने की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार उधर से इधर आ जाए तो भी उसके हवा जिस तरफ से आ रही है वहां से दाहिने लेना है, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो अपने दाहिने की तरफ मुड़ जा रही है। ठीक दक्षिणी गोलार्ध में देखिए, दक्षिणी गोलार्ध में इसका उल्टा हो रहा है। हवा जिस तरफ से चलना शुरू हुई थी उसके बाईं तरफ देखिए मुड़ जा रही है, जिस तरफ से चलना शुरू हुई थी उसके बाईं तरफ मुड़ जा रही है। अभी सिर्फ इतना ही जानना है। मैं चाहता हूं लेयर बाय लेयर आप धीरे धीरे आगे बढ़े, ठीक है। तो हम समझ गए कि चलने वाली हवा पर इसका प्रभाव पड़ने वाला है। अभी देखेंगे कि इसका अंतिम परिणाम क्या होता है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट, पहला कॉन्सेप्ट कोरियोलिस फोर्स। साइक्लोन और एंटी साइक्लोन को समझने से पहले के 2-3 छोटे-छोटे कॉन्सेप्ट। पहला कॉन्सेप्ट कोरियोलिस फोर्स, दूसरा कॉन्सेप्ट फ्रंट्स।
कोल्ड फ्रंट, वार्म फ्रंट और ऑक्लूडेड फ्रंट क्या होता है, बहुत आसान उसमें समझेंगे, ठीक है। हम लोग बहुत टेक्निकल नहीं करेंगे, सिंपल सी बात समझ लीजिए कि अगर ये धरती है, मान लीजिए ये धरती है, ठीक है, हमारे पास तो शेप मौजूद ही है, तो हम इसी पे कर लेते हैं, ठीक है। ये धरती है, देखिए मान लीजिए, ठीक है, ओके। इसमें होता क्या है दोस्तों कि हवा किस प्रकार में, किस स्वरूप में हवा यहाँ रहती है, तो हवा जो है वो मासेस के रूप में रहती है, बड़ी बड़ी राशियां, पॉकेट्स बना लेती है, हवा इस प्रकार से रहती है, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी बात है दोस्तों कि जो इक्वेटर की तरफ, यहाँ ट्रॉपिक्स की तरफ जो एयर मासेस होंगे वो गर्म होंगे, है ना, वो गर्म वायु राशियां होंगी, और जो इस तरफ होंगे वो थोड़े ठंडे होने की टेंडेंसी रखेंगे। हवा की जो बॉडी है, हवा का जो मास है, उसकी मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। जब कभी, आप ध्यान से सुने, जब कभी, और अब आप समझ गए होंगे इस उदाहरण से कि मैं एक छोटी मोटी हवा मिलाने का उदाहरण नहीं दे रहा हूं, बहुत लार्ज स्केल पे जो एयर बॉडीज हैं, एयर मासेस हैं, उनके मिक्सिंग की बात मैं अब करने जा रहा हूं। तो जब कभी वार्म हवा का कोई पॉकेट, ठीक है, ये वार्म हवा है, ये वार्म हवा है, देखिए ये पूरी वार्म हवा है, ऊपर जो पीला रंग से है, इसको मैं बहुत सिंपल डायग्राम में अगर आपको समझाने की कोशिश करूं तो ऐसे समझिए कि इधर से वार्म हवा आ रही है, इस तरफ से वार्म हवा आ रही है, ठीक है। इधर कोल्ड हवा स्थिर है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। इधर से वार्म हवा गतिज है, गतिमान है, इधर कोल्ड हवा जो है वो स्थिर है। मुझसे ये गलती हुई कि मैं इसको कलर इसका अलग कर देता हूँ, इसका अलग कर देता हूँ, तो आपको तुरंत बहुत अच्छे से समझ में आएगा। वार्म हवा को रेड से कर देते हैं, और कोल्ड जो एयर है, ठंडी हवा है, उसको ग्रीन से कर देते हैं। ठंडी हवा अपनी जगह पर मौजूद है ऐसे, और वार्म हवा उसकी तरफ बढ़ रही है, तो ये वार्म फ्रंट हुआ, ठीक है। वार्म फ्रंट जो है वो फ्रंट अभी बना नहीं है, ये हवा इधर को आ रही है, ये बहुत बड़ा मास है, ध्यान रखिएगा, बहुत बड़ा मास है। ये इससे जब टकराएगी, इसके संपर्क में आएगी, तो यहाँ फ्रंट बनेगा। इस फ्रंट को वार्म फ्रंट कहते हैं, ठीक है। वार्म फ्रंट इसलिए कहते हैं क्योंकि वार्म हवा आ रही है। इसका परिणाम क्या होगा, ये जब आपस में टकराएंगे तो होगा क्या, टेम्परेचर दोनों का अलग अलग है, इसलिए दोनों की डेंसिटी अलग अलग होगी, दोनों की प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग हो जाएंगी, स्पीड वगैरह में भी अंतर होगा। तो वार्म हवा जो है वो कोल्ड एयर के ऊपर चढ़ जाएगी। यहाँ पूरा ठंडी हवा थी, देखिए ध्यान से सुनते जाइए, यहाँ ठंडी हवा है पूरी, ये पूरी ठंडी हवा का एक मास है बहुत बड़ा। तो जो वार्म करंट है, वार्म एयर है, वो कोल्ड एयर के ऊपर एसेंड कर जाएगा, और ये छोटे मोटे स्तर पे नहीं हो रहा है, बहुत बड़े लार्ज स्केल पे हो रहा है। अब देखिए आप इसको, और अब आप समझ जाएंगे। ये देखिए, जो गर्म हवा यहां से आई थी टकराने के लिए, वो इसके ऊपर चढ़ गई, कोल्ड एयर के ऊपर चढ़ गई। क्यों ऊपर चढ़ जाएगी, डेंसिटी के डिफरेंस की वजह से, आप सब जानते हैं प्लवन के जो बेसिक फिजिक्स के जो रूल्स है उसके हिसाब से ये ऊपर जाएगी। अब याद करिए सब लोग कि जब गर्म हवा, मॉइस्ट, वार्म और मॉइस्ट हवा जो है वो सडनली अगर उसको ऊपर उठा दिया जाए तो क्या होगा। और ये छोटी मोटी हाइट नहीं है भाई, आप यहाँ देख सकते हैं हाइट लिखी हुई है, ये कोई छोटी मोटी हाइट को उठाने की बात नहीं की जा रही है। तो ध्यान से सुनिए, गर्म हवा यहाँ सरफेस पे चल रही थी, कोल्ड हवा के, ठंडी हवा के संपर्क में, ठंडी हवा राशि के संपर्क में, वायु राशि के संपर्क में आने पर वो अचानक से ऊपर उठ जाएगी। तो ऊपर ये उठेगी ना तो जो है वो बादलों का निर्माण होगा, ठीक है, ठीक है। ये देखिए हवा जो वार्म एयर इधर से आ रही है, और एक छोटा, मैंने शायद चित्र मैंने गलत चुन लिया, कोई बात नहीं, चित्र गलत सिर्फ चुना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं, चित्र मैंने गलत चुना क्योंकि यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर कोल्ड एयर के लिए निशान लगा हुआ है। कॉन्सेप्ट एकदम सही जा रहे हैं हम लोग, ये वाला चित्र मुझे डिस्क्राइब करना, हाँ, तो इसमें और वाकई इसमें साफ साफ दिख भी रहा है। तो वार्म हवा जो है, वार्म एयर का जो मास है वो कोल्ड एयर से टकराया, कोल्ड एयर स्थिर है, जो हम कह रहे थे, चित्र गलत है, कॉन्सेप्ट हमारा सही है। तो कोल्ड एयर जो है वो स्टेशनरी है, कोल्ड एयर का जो मास है, वार्म एयर जो है वो इन्वेड कर रही है कोल्ड एयर को, उसमें घुसना चाह रही है उसकी टेरिटरी में, लेकिन क्योंकि वो वार्म एयर है इसलिए वो ऊपर उठ जाएगी, और ऊपर उठ जाएगी क्योंकि वार्म एयर खुद गतिमान है, अपनी स्पीड से चल रही है, धीरे धीरे ऊपर उठेगी, धीरे धीरे, तो इसका जो स्लोप है वो स्मूथ होगा, और स्लोप स्मूथ होगा इसलिए जो क्लाउड का टाइप है वो स्ट्रेटस वाले क्लाउड बनेंगे। अगर आपने क्लाउड वाला चैप्टर एनसीईआरटी में पढ़ा है, इसकी हिंदी आप देख लीजिएगा। स्ट्रेटस और क्यूमुलस दो मुख्य प्रकार हैं बादलों के, ठीक है। जो थोड़ा फैले हुए और हॉरिजॉन्टली बनते हैं वो क्लाउड्स क्या होते हैं, स्ट्रेटस होते हैं। जो वर्टिकली डेवलप करते हैं
जो गोभी के फूल की तरह ऊपर की तरफ डेवलप करते हैं ना एकदम सीधा, उनको क्यूमुलस क्लाउड्स कहते हैं, आप सब जानते हैं। फिर इनके बहुत सारे कॉम्बिनेशन भी आते हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ लिमिटेड पॉइंट ये बताना चाहता हूँ आपको कि जब वार्म एयर फ्रंट कोल्ड एयर की तरफ जाता है, वार्म एयर का मास कोल्ड एयर की तरफ जाता है, तो फ्रंट ये है, देखो देखो सब लोग देख लीजिए, फ्रंट ये है, इसको फ्रंट बोलते हैं। तो यहाँ पर एक वार्म फ्रंट पैदा हो जाता है। वार्म फ्रंट पैदा होने से हवा जो गर्म है वो धीरे धीरे ऊपर उठ जाती है, और होगा वही जो हमने बात किया, ऊपर उठेगी तो संघनन होगा, ठीक है। जो कूलिंग और हीटिंग, कूलिंग हमने पढ़ी थी ना, ऊपर हवा उठेगी, कूलिंग होगी, उसमें संघनन होगा, और संघनन होगा तो बादल बनेंगे। किस प्रकार के बादल बनेंगे? अगर वार्म फ्रंट है यानी वार्म हवा आई है कोल्ड के पास, तो स्ट्रेटस क्लाउड्स बनेंगे। अब इसको पलट लीजिए दोस्तों, देखिए बस इतना ही है, कुछ गलत नहीं हुआ है, हमने कुछ गलत नहीं सीखा है। अंतर यह है कि गलत चित्र पर मैं शुरू कर दिया था बताना। ये देखिए कोल्ड फ्रंट, देखिए आप, कोल्ड फ्रंट में क्या होता है, ये कोल्ड एयर है जो मूव करती है और आके फिर टकराती है गर्म हवा से, जो कि अपनी जगह पर था ऐसे। पहले यहां तक गर्म हवा ही थी, देखिए ये पूरा गर्म हवा था, लेकिन इधर से घुसना शुरू हुआ और जगह बनाता गया बनाता गया बनाता गया। तो कोल्ड एयर डेंस होती है, हैवी होती है, और इसलिए वो नीचे सतह पर ही रहेगी। और ऐसे हवा जो वार्म एयर है, देखिएगा मेरे ध्यान से, मान लीजिए ये कोल्ड एयर है, तो कोल्ड एयर जब हवा गर्म हवा के राशि के पास आएगी, और कौन गतिमान है, गतिमान कौन है यहाँ पर इस एग्जांपल में? कोल्ड एयर। तो कोल्ड एयर ये आ रही है, गर्म हवा अपनी जगह पर, और ये अंदर घुस जाएगी। ये जो है ये थोड़ा स्टीप, सडनली थोड़ा हो रहा है, ठीक है। वार्म हवा धीरे धीरे जाती है तो अलग बात है, लेकिन कोल्ड हवा जो एकदम से उठाती है घुस के, तो थोड़ा सडन होता है, सडन, और बहुत ही जो है वो एक जिसे कहते हैं बहुत ही एब्रप्ट एंगल बनता है, बहुत तेजी से उठता है। ये देखिए, ये जो उठान है ये बहुत तेजी से होता है, और इस वजह से हमने जो हमेशा सीखा है, आपको याद होगा कि जब वर्टिकली हवा को एकदम बहुत तेजी से उठा दिया जाएगा तो क्या होगा, बहुत तेजी से जो है वो संघनन होगा, कंडेंसेशन बहुत तेजी से होगा और उठता जाएगा, वो सब लैटेंट हीट वगैरह सब आप जानते ही हैं। और वहां पर फिर ये देखिए क्यूमुलस और क्यूमुलोनिम्बस टाइप के क्लाउड्स बनते हैं वहां। दोनों अंतर समझ गए आप? वार्म फ्रंट भी समझ गए, कोल्ड फ्रंट भी समझ गए। अब एक होता है ऑक्लूडेड फ्रंट। बोला ऑक्लूडेड फ्रंट क्या होता है? बोला ऑक्लूडेड फ्रंट ये हुआ कि जो गर्म हवा है, इसको डिटेल में बाद में बताएंगे, अभी इतना ही समझ लीजिए, गर्म हवा दोनों तरफ से ठंडी हवा के बीच फंस जाए। ओके, गर्म हवा की जो राशि है वो दोनों से, आगे से भी जिधर जा रहा था उधरों से और पीछे से भी, दोनों तरफ से ट्रैप हो जाए, ऑक्लूडेड हो जाए, ठीक है, उसको ऑक्लूडेड फ्रंट बोलते हैं। ठीक है, यहां भी वही होगा भाई कि एकदम तेजी से उठेगी, ये वाला इफेक्ट तो रहेगा ही रहेगा, और यहां से भी ट्रैप हो जाएगा। अंतर क्या होगा कि यहाँ ये जो पट्टी है, एक छोटी सी पट्टी ही रह जाएगी गर्म हवा की, वो भी जमीन से छू नहीं रही है, उसको दोनों तरफ की गर्म ठंडी हवाओं ने मिलकर उसे रूंध दिया है, और वो ऊपर ही टंगी हुई रहेगी। ठीक है, तीन प्रकार के फ्रंटों का आपस में, तीन प्रकार के फ्रंट बनते हैं, जिसमें एक बार गर्म हवा चल के आती है ठंडी के पास, एक बार ठंडी हवा आती है गर्म हवा के पास, और एक बार दोनों तरफ से ठंडी हवा गर्म हवा को ट्रैप कर लेते हैं। ये एक्चुअली कैसे होता है और इसका क्या इंपैक्ट होता है, ये हम देखेंगे अभी, इसका अनुप्रयोग भी आने वाला है, इसीलिए तो बता रहे हैं इसको। अब धीरे धीरे हम आ रहे हैं उस कॉन्सेप्ट की तरफ जो हम सीखने के लिए इस टॉपिक को उठाए थे। जल्दी से देखिए, साइक्लोनिक, अभी साइक्लोन ना बोलिए, साइक्लोनिक कंडीशन सिर्फ बोलिए, ठीक है। साइक्लोनिक कंडीशंस और एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस कोई बहुत सरल शब्दों में अगर आपसे कहने को कहे तो आप सिंपल सी बात ये बोलिएगा कि यदि किसी स्थान विशेष पर, ठीक है, निम्न दबाव के उत्पन्न होने के कारण, लो प्रेशर डेवलप होने के कारण हवा जो है वो अपलिफ्ट हो जाए और सरफेस से आने वाली बाकी हवाएं उसकी रिक्ति को पूर्ति करने के लिए कन्वर्ज हो, ठीक है, कन्वर्जेंस हो जाए, उनका एक जगह पे आके मिलने लगे, इस कंडीशन को कि हवा ऊपर उठ रही है कन्वेक्शन के कारण, हमने आप कल बात कर ही ली थी, और बाकी जगह की हवा जो है वो निम्न दाब की तरफ बढ़ रही है, उस रिक्ति को भरने का प्रयास कर रही है। इस कंडीशन, इन परिस्थितियों को कहते हैं, ये साइक्लोनिक परिस्थितियां हैं, साइक्लोनिक कंडीशंस हैं, ठीक। अब इसका ठीक उल्टा, यदि किसी कारण से, कारण अभी नहीं बात कर रहे हैं, अभी सिर्फ परिचय दे रहे हैं आपको, किसी भी कारण से ऐसी स्थिति बन जाए कि किसी स्थान विशेष से हवा, क्योंकि ऊपर से भारी हवा नीचे सबसाइड हो रही है, नीचे बैठ रही है, और नीचे तो जमीन आ जाएगी, तो रास्ता कहां बचेगा, हर तरफ जो है वो हवा डाइवर्ज हो जाए, डाइवर्जेंस हो जाए। अगर ऐसा हो रहा है, ऐसी परिस्थितियों को हम एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस कहते हैं।
समझ गए इस बात को? एक दो लोग बताइए, ये अभी तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आज की क्लास में जो पढ़े? Yes, sir. यस ठीक है, सर। ओके, आगे बढ़ जाते हैं जल्दी से। तो अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो दो चीज सीखने जा रहे हैं आज, अभी इस वाले सेशन में जो अगला 9 मिनट बचा है उसमें। साइक्लोन क्या होता है, कितने तरह का होता है, आदरणीय सर ने पहले ही हल्का फुल्का आपको मार्गदर्शन दे ही दिया है कि आपको इशारा हो ही गया है। और एक तो ये मीटिंग रूम में, एक मिनट, बहुत बड़ा डिस्टरबेंस है ये। ठीक है, कहाँ थे हम? साइक्लोन क्या होता है, एंटी साइक्लोन क्या होता है, ये हम जान लेंगे। और साइक्लोन कितने प्रकार का होता है और क्यों, वैसा क्यों होता है और उसका क्या प्रभाव है, हम क्या सवाल कैसे पूछा जाएगा, ये हम जान लेंगे। तो आप कंडीशन समझ गए, साइक्लोनिक कंडीशन समझ गए, हम एंटी साइक्लोनिक कंडीशन समझ गए, ठीक है। अब देखिए पहला प्रकार साइक्लोन का, यह तय हो गया, दिमाग में हमारे बैठ गया कि साइक्लोन वही होगा जहां बीचे में लो प्रेशर होगा और सब तरफ से हवा उसकी तरफ भागती आएगी। ये हम जान गए हैं, सर ने भी बता ही दिया है, हम लोगों का मार्गदर्शन कर दिया है। अब देखिए उनका उसका पहला प्रकार देखिए, ट्रॉपिकल साइक्लोन। ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होता है, बहुत ही आसान सी चीज है, उसके नाम से ही आपको पता चल जाना चाहिए कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है, अगर अर्थ को देखा जाए तो जो ट्रॉपिकल एरिया है, जहां जो सबसे ज्यादा गर्म होता है सालों साल, जो एरिया सबसे ज्यादा सालों साल गर्म रहता है, इस एरिया में ये ट्रॉपिक साइक्लोन जो है वो पैदा होगा, इसीलिए इसे ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं, ठीक है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात ऐसे कुछ बोलते होंगे, ठीक है। तो ये जो उष्ण कटिबंधीय एरिया है, इसमें जो चक्रवात पनपता है उसको हम जो है वो ट्रॉपिकल साइक्लोन बोलते हैं। चलो ठीक है, चलो कारण बता दीजिए, नॉमेनक्लेचर तो समझ में आ गया, कारण क्या है इसका, बहुत ही आसान। अभी हम आपको सिर्फ या कारण बता ही देते हैं, चलो ध्यान से समझो इस बात को, मैं आपको पूरा कारण ही बता देता हूँ। साइक्लोन कैसे बनता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन कैसे बनता है, अभी सिर्फ हम एक प्रकार के साइक्लोन की बात कर रहे हैं, ये बनता कैसे है ट्रॉपिकल साइक्लोन। सबसे पहली बात क्या ध्यान रखिएगा कि ये पानी के ऊपर बनता है, पहली चीज ध्यान रखेंगे, ठीक है। इससे हम कभी भूलेंगे नहीं कि ये पानी के ऊपर बनता है। याद रखिएगा कि समुद्र का, महासागरों का जो पार्ट है, जो हिस्सा है, कोई भी हिस्सा हो वो ओपन हो, इस बेल्ट में हो, कौन सी बेल्ट में हो, ट्रॉपिकल बेल्ट में हो, ठीक है। जो ट्रॉपिकल बेल्ट हमारी होती है उसमें महासागर का कोई भी हिस्सा आता हो, देखिए ना मैप, अगर हम इसको देखना चाहें अर्थ को, अभी जो आपको दिखाया था, ये अगर ट्रॉपिकल हिस्सा है, यहाँ पर सागर जो भी, जितना भी सागर आ रहा है, समुद्र जितना भी आ रहा है, जैसे हमारे यहाँ अगर एग्जाम्पल लिया जाए तो क्या होगा एग्जाम्पल भाई, हिंदुस्तान के अगल बगल का कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं ऐसे सर एरिया का? हिंद महासागर और अरब सागर में। हिंद महासागर, हाँ बगल ही अगल बगल ना, बे ऑफ बंगाल है और अरेबियन जो सागर है, कर्क रेखा है ना बीच में से जाती है, ठीक है। तो ये जी कर्क सर रेखा, जी। हाँ कर्क रेखा और इक्वेटर और नीचे जो है मकर रेखा, यही तो ट्रॉपिकल एरिया कहलाता है। तो इसके बीच में ही वो पैदा होगा, ये बात भी समझ में आई, अच्छा ठीक है भाई। लेकिन ऐसा क्यों होता है, देखिए अगर ये 4-5 चीजें मिल जाएं, कोई एक दो जने वीडियो ऑन कर लीजिए, ऐसे क्या है ना कि वो मोनोलॉग जैसा हो जाता है तो फिर वो टूट जाता है, तारतम्य सही नहीं लगता है। 5 मिनट बचा है, जल्दी से वीडियो ऑन कर लीजिए 2-4 लोग, जैसे जितेंद्र यादव आप कर लीजिए, आपका इस समय दिख रहा है, और बताता हूँ, या कोई और कर लीजिए, अविनाश तुम कर लो, कृष्ण कृष्ण मुरारी कृष्ण कुमार जी की यही हुए हैं, बस ठीक है काफी है, अविनाश भी कर लीजिए। तो मैं कह रहा था आपसे कि अगर ये 4 चीजें कंडीशंस वहां मिल जाए उसे, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन डेवलप हो जाएगा। देखिए वाटर, बहुत बड़ी वाटर बॉडी हो, यानी महासागर का बहुत बड़ा एरिया हिस्सा हो, ठीक है। फिर क्या हो, उस सरफेस का जो टेम्परेचर है, ओशियानिक सरफेस का, महासागरीय जो सरफेस है, सतह है, उसका, उस पानी का टेम्परेचर जो है, अगर ऐसा पाया गया है कि 27 डिग्री या उससे ऊपर बहुत देर तक रहे, ठीक है, उस कालखंड में यदि उसका टेम्परेचर, उसका तापमान 27 डिग्री या उससे ऊपर रहे, तो ये अनुकूल परिस्थितियां बनती जा रही हैं, ठीक है। फिर अनस्टेबल वर्टिकल विंड मूवमेंट हो, जो हम अभी बात कर रहे थे कि ऊपर वर्टिकल विंड मूवमेंट होने का चांस हो, कि वर्टिकल विंड मूवमेंट हो सकता है, ठीक है। फिर इसी गर्म होने की वजह से, ये जो गर्मी हो रही है उसकी वजह से, या किसी और कारण से भी, ये किसी और कारण क्या हो सकता है हम बाद में आपको बताएंगे, अभी थोड़ी देर में आ जाएगी, या किसी और कारण से, कुल मिलाकर बात यह हो कि यहाँ लो प्रेशर डेवलप हो जाए, निम्न दाब डेवलप हो जाए, ठीक है। 4 चीज हो गया। और 5वां चीज कि ऊपर जाकर, जब हवा ऊपर उठे तो ऊपर जाकर फिर ऐसे फैल जाने का स्कोप हो,
इतनी चीज अगर उसको मिल जाएगी, परिस्थितियां मिल जाएंगी, तो साइक्लोन डेवलप हो जाएगा। ठीक है, कैसे साइक्लोन डेवलप हो जाएगा देखिए, शायद इसमें मैंने एक चित्र डाला था, पहले वही देख लीजिए। ये देखिए ऐसे होता है कन्वेक्शन, आप सबको याद होगा संवहन से कैसे हवा ऊपर गर्म होकर बढ़ती है। ये देखिए, मान लीजिए ये सर एक बार सर स्थिति फिर से बता दीजिए, कौन कौन सी यही पे बता देता हूँ, यही पे सारी कंडीशंस में आपको बता देता हूँ, इससे आपको समझ में जल्दी से आ जाएगा। यदि वो बेल्ट वाला एरिया हो, कौन सा बेल्ट, ट्रॉपिकल बेल्ट, ट्रॉपिकल बेल्ट में ये घटना हो रही हो, नंबर 1, गर्मी यहाँ ज्यादा होगी तभी होगा, वहीं पर सूरज सबसे ज्यादा ऊपर नीचे मूव करता है सालों साल। नंबर 2, महासागरीय तट, महासागरीय सतह हो, ओशियानिक सरफेस हो, ये सरफेस है ओशियानिक। ठीक है। नंबर 3, लो प्रेशर एरिया डेवलप हो जाए उसके गर्म होने से और वाष्पीकरण से। नंबर 4, वार्म मॉइस्ट एयर जो है वो ऊपर उठ जाए, गर्म होगी तो ऊपर ही उठेगी, आप जानते ही हैं। ऊपर उठने की वजह से क्या होगा, संघनन, वही वाली प्रक्रिया फिर से होगी, बादल बनना शुरू हो जाएंगे, क्यूमुलस वाले सब बादल बने, भयानक वाले बादल बनेंगे। ठीक है, और वो लेटेंट हीट और वो ऊपर उठती जाएगी, जहां तक उठ सकेगी। कहां तक उठेगा भाई ऊपर, कोई बताइए जरा, मैक्सिमम कहां तक हवा ऊपर उठ सकती है? लेयर का क्या नाम है, कल ही तो बात किए थे हम, मंडल, ये जो भी घटना हो रही है सब ट्रोपोस्फेयर में ही हो सकती है ना, याद है ना सर? ट्रोपोस्फेयर, हाँ, ट्रोपोपॉज जब आ जाएगा, ट्रोपोपॉज के ऊपर नहीं होगा ये सब, हाँ वहां जाके सब फिर से फैल जाएगा, ठीक है, फिर से वापस, हाँ उसको गिरना ही पड़ेगा नीचे। तो ये कंडीशन हो गई। ठीक है, तो सारी कंडीशंस पूरी हो गई। ट्रॉपिकल बेल्ट में है, पानी का सरफेस है, पानी वाष्पीकृत हो रहा है सौर विकिरण से, वाष्पीकृत उस जगह के बहुत अधिक गर्म हो जाने की वजह से वहां पर निम्न दाब की स्थिति पैदा हो रही है, निम्न दाब और गर्म हवा होने की वजह से ऊपर उठ रही है, उसकी रिक्ति को पूर्ति करने के लिए अगल बगल से हवाएं आ रही हैं, और यह साइकिल पूरी, और ये साइकिल टूटती क्यों नहीं है? साइक्लोन बन कैसे पाता है भाई, साइकिल टूटती क्यों नहीं है? क्योंकि उसको 2 चीज मिलता ही रहता है, एक एनर्जी और दूसरा मॉइस्चर। 2 चीज का जरूरत है, सब लोग मानते हैं कि 2 चीज का जरूरत है जिस पर जिंदा रहेगा साइक्लोन, एक तो ऊर्जा और दूसरा आर्द्रता। तो आर्द्रता कहां से मिल रही है? महासागर का तट है, मॉइस्चर का कमी ही नहीं है। यही इसी साइक्लोन को किसी कारण से हम जमीन की तरफ खींच देना तो कमजोर पड़ जाएगा ये, लेकिन जब तक वो महासागरीय सतह पर रहेगा तब तक उसको आर्द्रता मिलती रहेगी। और ऊर्जा कहां से मिलती है, कोई बताइए तो जल्दी, साइक्लोन को ऊर्जा कहां से मिलती है? कॉन्सेप्ट का क्लैरिटी जरूरी है। ये जो पनपता जा रहा है इसको ऊर्जा कहां से मिल रही है? सर लो प्रेशर की वजह से जो हाँ भाई, एयर मासेस जब आती है, याद है किसी को? लो प्रेशर की वजह से एयर, लो प्रेशर बिल्कुल ठीक है, वो तो साइक्लोन बन गया, प्रेशर की वजह से। हाँ, साइक्लोन अपने शेप में आ गया, फिर ये बढ़ता और पनपता कैसे जाता है, ये कमजोर क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि आप याद करिए, संघनन जब होता है, जब द्रव जो पानी है वो वाष्प के रूप में से जब द्रव में बदलता है, तो कौन सी ऊर्जा जो है वो उसमें से रिलीज होती है? लेटेंट हीट। हाँ भाई, गड़बड़ाइएगा मत, इसीलिए कल पढ़ाए थे, एक को चीज फालतू नहीं निकलेगा, सबका जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार साइक्लोन की उत्पत्ति होती है। अभी सिर्फ उत्पत्ति हमने देखी है ट्रॉपिकल साइक्लोन का, जल्दी से लॉगिन करेंगे वापस, फिर हम इसके बारे में थोड़ा और बताएंगे और टेम्परेट साइक्लोन बताएंगे।